हेलो स्टूडेंट, मैं सीए लिनेश पाटिल आपकी इस पाठशाला का एक छोटा सा हिस्सा आपके लिए लेके आया हूँ। शॉर्ट स्टैंडिंग वीडियो ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। मैं आपके लिए ऐसे छोटे छोटे वीडियो लाता रहूंगा जो आपके क्विक रिवीजन में आपकी काफ़ी अच्छे से हेल्प करेंगे आपके आने वाले नवंबर 23 एग्जाम के लिए। यह है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं आपसे कहूंगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो प्लीज इस वीडियो को देखें और इस शॉर्ट स्टैंडिंग वीडियो का इस्तेमाल करें। तो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में बात करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमें थ्री टाइप्स की इन्वेंट्री के बारे में बात करता है। रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड। हम सब जानते हैं कि रॉ मटेरियल ऐसी इन्वेंट्री को कहा जाता है जिसका यूज करके हम लोग हमारे लिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचे जाने वाले फिनिश गुड को बना के सेल करते हैं। WIP एक प्रोसेस का पार्ट है और फिनिश गुड हमारा अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट है जिसे हम मार्केट में ले जाके सेल करते हैं। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट एक तरह से रॉ मटेरियल है सीए का। फिर जब सीए इंटर में आता है तो वो WIP बन जाता है, यानी कि आप। और फाइनली जब आप सीए फाइनल को एग्जाम क्लियर करके सीए बन जाते हैं तो आप कहलाते हैं इंस्टीट्यूट के फिनिश गुड। यहां पर हमने लिखा है फिनिश गुड जनरली मैन्युफैक्चरर बनाते हैं, जबकि ट्रेडर लोगों के लिए उसे स्टॉक इन ट्रेड कहा जाता है। क्योंकि जब आप प्रोड्यूस नहीं करते, जब आप मैन्युफैक्चर नहीं करते, आप सिंपली सेल करके विदाउट एनी वैल्यू एडिशन एज इट इज अगर सेल कर देते हैं तो फिर हम उसे स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं। स्टोर एंड स्पेयर पार्ट, सर ये स्टोर एंड स्पेयर पार्ट तो सर फिक्स्ड एसेट के साथ आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 दोस्तों ये बताता है कि अगर स्टोर एंड स्पेयर पार्ट को हम लोग पीपीई की डेफिनेशन के हिसाब से पीपीई का पार्ट नहीं मान सकते तो फिर पर्टिकुलर स्टोर एंड स्पेयर पार्ट को हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में इन्वेंट्री की तरह देखना पड़ेगा। यानी कि स्टोर एंड स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री बनेगा या नहीं बनेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से पीपीई बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसके हिसाब से इफ नॉट क्लासिफाइड एज ए पीपीई अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, तो ध्यान रखें स्टोर एंड स्पेयर पार्ट आपके लिए इन्वेंट्री तब बनेगा जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 उसे पीपीई की तरह कंसीडर नहीं करेगा। इसके बाद हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में बात करनी है रॉ मटेरियल, WIP और FG के कॉस्ट कैसे डिटरमाइन की जाए और उनका वैल्यूएशन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट में क्या आएगा, WIP की कॉस्ट में क्या आएगा, FG की कॉस्ट में क्या आएगा। दोस्तों मैं कुछ भी बताने से पहले सबसे पहले आपसे एक बात कह दूं कि हमेशा कॉस्ट में वही आइटम आ सकते हैं जिसका बर्डन कंपनी की खुद की पॉकेट पे आता है। अनडाउटली यहां पॉकेट नहीं है पर फील करें, जिसका कंपनी की पॉकेट पे जिसका बर्डन आता है और जो एक्सपेंसेस या जो खर्चे नेसेसरी है। अगर कोई पर्टिकुलर एक्सपेंसेस नेसेसरी नहीं है या पर्टिकुलर एक्सपेंसेस का बर्डन अगर कंपनी की पॉकेट पे नहीं आता है तो उस केस में आप उसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते, WIP की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते, FG की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट में क्या आएगा, अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज किया वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट में आएगा। जो भी फ्रेट का खर्चा आपने किया वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट में आएगा। जो भी लोडिंग चार्जेस दिए, ड्यूटी दिया, टैक्सेस दिया, एनी अदर एक्सपेंसेस व्हिच इज attributable to bringing the raw material to their present location and condition। ध्यान से सुनिएगा, यहां केवल और केवल वही एक्सपेंसेस और वही कॉस्ट आएंगे जो नेसेसरी है और जिनका बर्डन कंपनी के पॉकेट पे आएगा। यानी कि अगर कोई भी एक्सपेंसेस जो हमने किया बट बाद में हमें वो रिफंड मिलने वाला है उसे ऐड नहीं करना है। कोई भी टैक्सेस, कोई भी ड्यूटीज जो हमने पे करी पर बाद में हमें रिफंड मिलने वाली है उसे ऐड नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आपने जीएसटी परचेज किया रॉ मटेरियल परचेज करते समय, उसे ऐड नहीं करना है क्योंकि वो रिफंडेबल है। रिफंडेबल है इट मींस उसका बर्डन कंपनी के पॉकेट पे नहीं आएगा। टैगलाइन ध्यान रखिएगा, ऐसा एक्सपेंसेस जिसका बर्डन कंपनी के पॉकेट पे नहीं आ सकता, ऐसा एक्सपेंसेस जो नेसेसरी नहीं है उसे हम कभी भी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बाद विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो उसे रिड्यूस करना ना भूलिए। सिंपल है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट अल्टीमेटली उसका बर्डन कंपनी के पॉकेट पे नहीं आया। कोई भी रिफंडेबल टैक्सेस और एक्सपेंसेस शुड नॉट बी इंक्लूडेड, राइट। अगर आप ड्रम में मटेरियल रख के आए हो, बाद में ड्रम रिटर्न करेंगे तो ड्रम की कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, तो उसे इंक्लूड नहीं करना है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों WIP और FG की कॉस्ट में क्या आएगा। सिंपल सी बात है, WIP RM के ऊपर काम करके बनेगा और अल्टीमेटली उसी से FG बनेगा। तो जो भी कॉस्ट रॉ मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट होगी उसमें जब आप कन्वर्जन कॉस्ट ऐड कर देंगे, तो WIP और FG की कॉस्ट निकल के आ जाएगी। कन्वर्जन कॉस्ट क्या है सर, तो सिंपल है, लेबर कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कन्वर्जन कॉस्ट है,
पॉइंट टू बी नोटेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में मैंने बात की तो वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड आएगा। कौन से ओवरहेड आएंगे? वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड आएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, एडमिन ओवरहेड इफ रिलेटेड टू प्रोडक्शन, यानी कि अगर एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है तो उन्हें कभी भी डब्ल्यूआईपी और एफजी की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। बाय डिफॉल्ट हम ये मानते हैं, सेम प्रिंसिपल हम कॉस्टिंग में भी फॉलो करते हैं। बाय डिफॉल्ट हम ये मानते हैं कि एडमिन का प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए एडमिन को हमें कभी भी एफजी और डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। यानी कि जब तक आपका क्वेश्चन स्पेसिफिकली ना कह दे, आपको कभी भी उसे इंक्लूड नहीं करना है। इसके अलावा मैं बात करूंगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के बारे में अलग से। आइए जरा एक्सक्लूजन पे थोड़ा सा हम ध्यान दे लेते हैं। अगर आपको एडमिन ओवरहेड दिए हुए हैं नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कभी इंक्लूड नहीं करना दोस्तों। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नोवेयर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जब गुड्स से लेना देना ही नहीं है तो उसे कभी भी इंक्लूड नहीं करना है। स्टोरेज कॉस्ट, अरे भैया स्टोरेज कॉस्ट तो रखने की कॉस्ट है, पीरियोडिक कॉस्ट है, उसका इन्वेंट्री के खरीदने से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि मैं इन्वेंट्री खरीदूं या ना खरीदूं, कम खरीदूं ज्यादा खरीदूं, मुझे वेयर हाउस का रेंट देना ही है, राइट। बोरोइंग कॉस्ट को भी इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना, सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में बताया गया है कि कब बोरोइंग कॉस्ट को आप इंक्लूड कर सकते हैं, उसके अलावा इंक्लूड नहीं करना है। एबनॉर्मल लॉसेस को कभी भी इंक्लूड नहीं करना है। अगर नॉर्मल लॉसेस होंगे तो हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते समय नॉर्मल लॉसेस की यूनिट को माइनस कर देंगे ताकि उसका बर्डन गुड्स यूनिट पे ट्रांसफर हो जाए। इसके अलावा आगे आते हैं, देखिए कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकाली जाती है। टोटल कॉस्ट ले लेते हैं, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस कर देते हैं और टोटल यूनिट में से नॉर्मल लॉस की यूनिट माइनस कर देते हैं। नॉर्मल लॉस की यूनिट माइनस करने का मतलब है कि नॉर्मल लॉस की यूनिट जो भी लॉस हुआ है उसका बर्डन आपने गुड्स यूनिट पे यानी कि अपने कस्टमर पे डाल दिया है। तो ये बात थी कि आप रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और एफजी की कॉस्ट कैसे निकालेंगे। विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, मेरी टैगलाइन ऐसे एक्सपेंसेस जिनका बर्डन कंपनी के पॉकेट पे नहीं, ऐसे एक्सपेंसेस जो नेसेसरी नहीं, उनका इन्वेंट्री से कोई संबंध नहीं। ध्यान रखिएगा इस बात को, एक्सक्लूजन लिस्ट को ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है अगर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड तो लोड लेने की जरूरत नहीं है, जितना खर्चा किया है उसे प्रोडक्शन की कॉस्ट में ऐड कर दो। फिर से बोलता हूं मैं, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जितना खर्चा किया है उसे प्रोडक्शन की कॉस्ट में ऐड कर दो। लेकिन अगर फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है ओवरहेड चैप्टर को याद करो जो कि आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में सीखा था। मुझे मालूम है वो जनरली ओवरहेड ही होता है, लेकिन फिर भी उसे याद करो जो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में सीखा था। और ओवरहेड में हमने सीखा था कि ओवरहेड की रिकवरी कैसे होती है, एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय रिकवरी रेट। और रिकवरी रेट कैसे आता है, बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन। वही करना है सर, हमने जो कॉस्टिंग में सीखा था हमें वही करना है, कुछ और नियम नहीं लगाने का है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। जो कॉस्टिंग में सीखा था वही करना पड़ेगा, यानी कि बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एक अलार्मिंग सिचुएशन देता है। आपने जब कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड पढ़ा था, आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा होगा तो आपने अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है कि अगर बाई चांस आपका एक्चुअल प्रोडक्शन बजटेड प्रोडक्शन से ज्यादा है तो रिकवरी रेट का कैलकुलेशन ऐसे किया जाएगा। मतलब बाय डिफॉल्ट आपको ध्यान रखना है कि बाय डिफॉल्ट आपकी रिकवरी रेट बजटेड प्रोडक्शन डिवाइडेड बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड कैपेसिटी से ही होगा। लेकिन अगर कभी आपका एक्चुअल प्रोडक्शन बजटेड प्रोडक्शन से ज्यादा है तो उस केस में रिकवरी रेट निकालते समय एक्चुअल प्रोडक्शन से डिवाइड करना है। इसका लॉजिक सिंपल सा ये है कि जितना मैंने खर्चा किया नहीं उससे ज्यादा मैं कभी भी प्रोडक्शन की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकता ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अगर मैंने 100 रुपए खर्च किए हैं तो मैं प्रोडक्शन की कॉस्ट में 100 ऐड कर सकता हूं, 90 ऐड कर सकता हूं, बट 110 रुपए ऐड नहीं कर सकता। उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को इंश्योर करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में ये रूल बनाया गया कि वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एक्चुअल बेसिस पे ऐड कर दो। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए आप करोगे एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय रिकवरी रेट। रिकवरी रेट कैसे आएगी, बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन। पर ध्यान देखना कि अगर एक्चुअल प्रोडक्शन बजटेड प्रोडक्शन से जीत गया तो उस केस में रिकवरी रेट निकालने के लिए एक्चुअल प्रोडक्शन से डिवाइड करना पड़ेगा, ना कि बजटेड प्रोडक्शन से। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई। इसके बाद हम बात करेंगे कि वैल्यूएशन कैसे किया जाए। तो वैल्यूएशन का रूल बहुत सिंपल है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ये कहता है कि डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड का वैल्यूएशन होगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है कि डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड का वैल्यूएशन होगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट कैसे आएगी, मैंने ऊपर अभी आपको बताया था कि ऐसे खर्चे जो नेसेसरी हो, जिनका बर्डन कंपनी के पॉकेट पे है, उनको ऐड कर दो। उसमें वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कैसे आएंगे ये भी मैंने आपको बताया था। तो कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, दोनों का रूल सेम है, पर एक बात ध्यान रखिएगा
कि जब आप WIP की NRV निकालेंगे और FG की NRV निकालेंगे तो ऑलवेज WIP की NRV FG की NRV से कम होगी। और उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि जब आप FG की NRV निकालेंगे तो आप एक्सपेक्टेड सेल प्राइस में से एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस टू सेल माइनस करेंगे आप, यानी कि FG क्योंकि रेडी टू सेल है तो केवल जो आपको सेल करना है उससे कितना मिलेगा, और सेल करने के लिए सेलिंग एक्सपेंसेस कमीशन के रूप में जो भी डिलीवरी कॉस्ट आपको इंकर करनी है वो माइनस करना है। लेकिन अगर WIP को सेल करना है तो WIP कभी भी अपनी एज इट इज पोजीशन में सेल नहीं हो सकता। तो WIP को सेल करने के लिए पहले उसको FG में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो FG में कन्वर्ट करने के लिए भी खर्चा लगाना पड़ेगा, यानी कि अगर आप CA इंटर में हैं तो CA बनने के लिए पहले CA फाइनल का खर्चा भी करना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब अल्टीमेटली आपके लिए क्या हो जाएगा, WIP की NRV कैसे आएगी, एक्सपेक्टेड सेल प्राइस minus expected expenses to sale similar to FG, expected cost to convert WIP into FG, यानी कि WIP को FG में कन्वर्ट करने के लिए जो खर्चा लगेगा वो भी माइनस करना पड़ेगा। यानी कि WIP और FG की NRV में एक बड़ा डिफरेंस है, केवल एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू कन्वर्ट WIP इनटू FG का है। तो आप कॉस्ट और NRV को कंपेयर कर लेंगे और दोनों में से जो भी कम होगा उसके ऊपर WIP और FG का वैल्यूएशन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि ये वैल्यूएशन हर बैलेंस शीट डेट पर किया जाएगा। हर बैलेंस शीट डेट पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन के आधार पर कॉस्ट और NRV की कैलकुलेशन की जाएगी। कॉस्ट तो ऑलवेज एक बार जो निकल गई वो वही है, लेकिन NRV मोस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे की जाएगी। ध्यान रखिएगा कि जब आप वैल्यूएशन करेंगे और अगर आपके पास 5 टाइप के प्रोडक्ट है तो पांचों टाइप के प्रोडक्ट को ऐड करके एक साथ ये वैल्यूएशन नहीं करना है। आपको सभी पांचों प्रकार 1 2 3 4 5 सबका कॉस्ट अलग अलग लिखना है, सबका NRV अलग अलग लिखना है, फिर आपको वैल्यूएशन करना है सेपरेटली। यानी ए का कॉस्ट और NRV का कंपैरिजन अलग, बी का कॉस्ट और NRV का कंपैरिजन अलग, सी का कॉस्ट और NRV का कंपैरिजन अलग। इसके अलावा NRV का एस्टिमेशन बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन के आधार पे होगा, यानी कि जब मैं एस्टिमेशन कर रहा हूं उस समय क्या अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे होगा। इसके बाद आते हैं रॉ मटेरियल के वैल्यूएशन पे। कभी भी रॉ मटेरियल को बेचा नहीं जाता, इसीलिए रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन उसके ऊपर डिपेंड करेगा जिसके थ्रू उसकी कॉस्ट रिकवर करनी है, यानी कि फिनिश गुड। फॉर एग्जांपल सीए स्टूडेंट की वैल्यू किस बात पर डिपेंड करती है, अगर मार्केट में चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारे सीए स्टूडेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। लोग कहेंगे अरे देखो ये बच्चा कल का भावी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आजकल तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की ही बात मार्केट में चल रही है। आप सीए मूवी जो आई है राइट, हालांकि वो हाफ है लेकिन फिर भी बात तो चल रही है राइट। तो उस बेसिस पे अगर मार्केट में चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे सीए स्टूडेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर मार्केट में चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैल्यू डाउन होगी तो हमारे सीए स्टूडेंट की भी मार्केट वैल्यू डाउन होगी। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में रूल बनाया कि रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन किस पे होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन किस पे होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या फिनिश गुड अपनी कॉस्ट को रिकवर कर सकता है। अगर रॉ मटेरियल से बन के बिकने वाला फिनिश गुड क्या अगर रॉ मटेरियल से बन के बिकने वाला फिनिश गुड अपनी कॉस्ट रिकवर करने में सक्षम है तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट मींस जितने का रॉ मटेरियल परचेज किया गया था। लेकिन अगर रॉ मटेरियल से बन के बिकने वाला फिनिश गुड अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिकवर नहीं कर सकता तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन जितने में खरीदा गया था और उसकी रिवाइज यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट आज कितने में खरीदा जाएगा, दोनों में से जो कम होगा पे किया जाएगा। मतलब रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन किस वैल्यू पे होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या फिनिश गुड अपनी कॉस्ट रिकवर कर सकता है या नहीं। अगर फिनिश गुड अपनी कॉस्ट रिकवर कर सकता है तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होगा रॉ मटेरियल की, और अगर फिनिश गुड अपनी कॉस्ट रिकवर नहीं कर सकता तो फिर रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट व्हिचएवर इज लोअर पे होगा। सर व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये पेन मैंने आज से 5 साल पहले खरीदा था 100 रुपए का मान लीजिए तो हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गई 100 रुपए। आज अगर मैं इस पेन को मार्केट में लेने जाता हूं तो मान लो ये 90 रुपीज का मिलता है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गई 90 रुपीज। तो मेरे एग्जांपल में हिस्टोरिकल कॉस्ट 100 रुपीज है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 90 रुपीज है। यानी कि अगर इससे बनके बिकने वाला फिनिश गुड अपनी कॉस्ट को रिकवर करने में सक्षम नहीं है तो उस केस में मेरा वैल्यूएशन 90 रुपीज पे होगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, हाउएवर इफ द फिनिश गुड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सच रॉ मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू सेल बिलो इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देन रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अदरवाइज उसका वैल्यूएशन ऑलवेज एंड ऑलवेज किस पे होगा, सी पे होगा राइट। इसके अलावा जब आप कॉस्ट आइडेंटिफाई करने जाएंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ये कहता है कि कॉस्ट फॉर्मूले के रूप में हमारे पास वेटेड एवरेज है, हमारे पास फीफो मेथड भी है और हमारे पास स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड भी है।
अगर हमारे पास इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट नहीं है तो हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट है तो आइदर हमें वेटेड एवरेज और फीफो मेथड फॉर्मूला को यूज करना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ये कहता है कि हम आपको इस स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड को भी कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए अलाउ करेंगे, प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 सभी प्रकार की इन्वेंटरीज पर एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट नेचुरल इन्वेंटरी, ऑयल, नेचुरल गैसेस वगैरह वगैरह। एक इंपॉर्टेंट बात जिस पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 डज नॉट अप्लाई टू द प्रोड्यूसर इन्वेंटरी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 डज नॉट अप्लाई टू द प्रोड्यूसर इन्वेंटरी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, यानी अगर मैं एग्रीकल्चर का प्रोड्यूसर हूं, नॉट होलसेलर, नॉट डीलर, प्रोड्यूसर हूं, तो मेरे ऊपर AS2 अप्लाई नहीं होगा। यानी कि अगर मैं अपनी इन्वेंट्री को एनआरवी पे वैल्यू करना चाहता हूं, और एनआरवी एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, अगर मान लो मैं अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करना चाहता हूं, जस्ट मिनट, अगर मैं अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करना चाहता हूं और मान लो कि मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट 100 रुपीज है और मान लो मेरी उसी इन्वेंट्री की एनआरवी जो है वो 110 रुपीज है, तो जनरली हमने पढ़ा है कि AS2 कहता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज नॉर्मल, यानी कि अगर जनरल केस में देखा जाए तो वैल्यूएशन यहां पर कॉस्ट पे होगा, यानी कि किस पे होगा, कॉस्ट पे होगा। लेकिन अगर मैं प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हूं तो मेरे लिए वैल्यूएशन एनआरवी पे हो सकता है। रीजन, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अप्लाई नहीं होता। पॉइंट टू बी नोटेड, इफ आई एम अ प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, नॉट होलसेलर, नॉट डीलर। आई होप ये शॉर्ट वीडियो था, 15 16 17 मिनट का, जो मैंने बनाने की कोशिश की। मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। आई नो आई वॉज लिटिल फास्ट, बट फास्ट नहीं होता तो इतने टाइम में खत्म नहीं कर पाता। मैंने मेजोरिटी पॉइंट यहाँ पे कवर किए। धन्यवाद, थैंक यू, सीखते रहिए।